नमस्कार, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आप देख रहे हैं, मैं हूं विकास शर्मा। अगले सप्ताह वित्त मंत्री अरुण जेटली अपना दूसरा बजट पेश करेंगे और ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर की वित्त मंत्री से क्या उम्मीदें होंगी, किस तरह की आशाएं हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की। सरकार के पिछले बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई थी, लेकिन उन घोषणाओं का कोई खास असर इस सेक्टर पर नहीं दिखा, आप भी जानते हैं। और इस सेक्टर में मंदी पैर पसारे बैठी रही। अब सरकार अगले सप्ताह दूसरा बजट पेश करने वाली है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर को इस बजट से क्या मिल सकता है, इस सेक्टर को किस तरह की उम्मीदें हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी सरकार का दूसरा आम बजट जल्द ही आने वाला है और तमाम सेक्टर्स के साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर भी इस बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है। हालांकि सरकार के पिछले बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर कुछ घोषणाएं हुई थी, लेकिन वो घोषणाएं इस सेक्टर के लिए नाकाफी थी। नतीजा, लंबे वक्त से बाजार में पैर पसारे बैठी मंदी ने बाद में भी इस सेक्टर का पीछा नहीं छोड़ा और बाजार में खाली पड़े घरों की तादाद एकदम से बढ़ गई। ऐसे में एक बार फिर रियल एस्टेट सेक्टर आने वाले बजट से काफी आस लगाए हुए है। उम्मीद यही है कि जिस विचार से और जिस नियत से ये सरकार आगे बढ़ रही है, तो रियल एस्टेट को जो एक बहुत मंदी के दौर से इस समय गुजर रहा है, उसको ऊपर उठाने के लिए सरकार कुछ ना कुछ इस पर विचार करेगी और कुछ ना कुछ सहायता रियल एस्टेट सेक्टर में जरूर देगी। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों की पुरानी मांग है इस सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देने की। खेती के बाद देश में सबसे ज्यादा लोगों को रियल एस्टेट सेक्टर से ही रोजगार मिलता है। साथ ही देश के जीडीपी का 5% हिस्सा भी रियल एस्टेट से आता है। इसलिए रियल एस्टेट सेक्टर को उम्मीद है कि इस बार बजट में वित्त मंत्री रियल एस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री स्टेटस जरूर देंगे। देखिए, बजट में हमेशा से हम तो पहले पिछला बजट में भी यही कहा था कि रियल एस्टेट को जो है इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए, जिससे हम लोग काफ़ी अभी सर्वाइव कर रहे हैं कि इंडस्ट्री ना होने की वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी इतनी मार पड़ती है हम लोगों को, जिससे कि कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा बैठ रही है। और जितनी कॉस्ट कम, इंटरेस्ट की मार कम पड़ेगी, उतनी कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा, लोगों को फ्लैट सस्ते मिलेंगे और हम लोगों के लिए भी काम करना ईजी होगा। तो पहला मेरा तो यह है कि बजट में इसको कुछ रियल एस्टेट को मतलब इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए। घटती बिक्री और लंबे क्लियरेंस प्रोसेस से परेशान रियल एस्टेट सेक्टर इस साल वित्त मंत्री से इंडस्ट्री में नई जान फूंकने के लिए बूस्टर डोज की उम्मीद कर रहा है। बिल्डर्स की एक मांग है सिंगल विंडो क्लियरेंस, जिससे वो अपने प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू कर सकें। इसके अलावा वो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस की मांग भी कर रहे हैं, जिससे उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत कम ब्याज पर कर्ज का फायदा मिलेगा। रियल्टी सेक्टर से जुड़े लोग सर्विस टैक्स खत्म करने की मांग करते हैं, ताकि होम बायर्स का बोझ कम किया जा सके। कई डिपार्टमेंट हैं, वैट भी है, सर्विस टैक्स भी है। एक सर्विस टैक्स भी एक ऐसी चीज है जो कि कस्टमर को ही एंड में पे करनी पड़ती है, जो कि एक और फैक्टर है जिसके वजह से रियल एस्टेट के अंदर ये मंदी है। क्योंकि हम भी एक अफोर्डेबल स्कीम के अंदर मकान बेचते हैं, तो उसको भी अफोर्डेबिलिटी के अंदर ही चीजें मिले, जिसमें गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेशन जाते हैं और जो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो उनके पास इंटरेस्ट जाता है, वो सब चीजें जो है कम हो। देश में फिलहाल 3 करोड़ से ज्यादा घरों की जरूरत है और हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। बाजार में डिमांड है, लेकिन बढ़ती कीमतों और महंगे होम लोन की वजह से लोग घर खरीदने के अपने फैसले को टाल रहे हैं। खरीदारी बढ़ाने के लिए डेवलपर चाहते हैं कि होम लोन पर मिल रही टैक्स छूट की सीमा को और बढ़ाया जाए। इससे 2022 तक सबके घर के सरकार के विजन को बल मिलेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग को भी इससे काफी मजबूती मिलेगी। मिडिल सेगमेंट 35 से 40 लाख तक का होता है। मिडिल सेगमेंट की ही सबसे बड़ी समस्या है। 35 से 40 लाख तक अगर वो रिबेट कर दें कि जो 35 लाख, 30 लाख,
40 लाख तक का घर ले रहा है उसमें 2% की सब्सिडी या कुछ ऐसी सब्सिडी पॉलिसी ले आए, तो उससे मिडिल सेगमेंट जो एक माननीय मोदी जी का सपना भी है कि वो सबको अपना घर दें, जो उनका नारा है, उसमें मिडिल सेगमेंट के लिए इंटरेस्ट को कम करना पड़ेगा, एक लिमिट बना दे। ये देख लें कि एवरेज खासतौर से जो हमारे बड़े शहर है, उन शहर में आज की डेट में 40 लाख से कम का घर नहीं है। 10% आदमी खुद देता है, तो 35 लाख या 40 लाख तक 2-3% की सब्सिडी किस तरह से ले आए जिससे उनको आराम मिल जाए। और अगर वो ऐसा भी करते हैं, कुछ प्लान करते हैं कि 5 साल तक 2 स्कीम ले आए कि 5 साल तक उसको 3% की सब्सिडी मिलेगी, तो ईएमआई कम होगी, और जब उनको पोजीशन मिलेगा तो भी ईएमआई होगी, तो भी इसमें उनको राहत मिल सकती है। बजट में इस बार डेवलपर स्मार्ट सिटी पर भी कोई ठोस घोषणा होने की उम्मीद कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी प्रधानमंत्री मोदी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और सरकार स्मार्ट सिटी को पीपीपी मोड के तहत बसाने की प्लानिंग कर रही है। ऐसे में बिल्डर्स की स्मार्ट सिटी से जुड़ी भी कुछ मांगे हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए लंबी मियाद की फंडिंग हो, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाए, स्मार्ट सिटी में रोजगार के अवसर बनाए जाएं, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट मैन पावर पर ध्यान दिया जाए। स्मार्ट सिटी कंसेप्ट को मैं समझता हूं कि इस गवर्नमेंट को 2015 का पूरा टाइम देना चाहिए और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आना चाहिए, जिसमें कि पीपीपी मॉडल को भी हम डाल सकते हैं और उस मॉडल के अंदर हर एक सेक्टर की, हर एक सेक्शन की इंटरेस्ट को वॉच करते हुए जाना है। इसके अलावा भी रियल एस्टेट सेक्टर की कुछ मांगे हैं जिनके पूरे होने की उम्मीद इस सेक्टर से जुड़े लोग कर रहे हैं। जल्द से जल्द जीएसटी लागू किया जाए ताकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट कटिंग की जा सके। सीमेंट को सस्ता करने के लिए इसे डिक्लेयर गुड्स की कैटेगरी में डाला जाए और इस सेक्टर के लिए एक रेगुलेटर का गठन भी किया जाए। यानी इस बार का बजट रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफी खास रहेगा। आने वाले बजट से ये सेक्टर भी अच्छे दिन आने की उम्मीद कर रहा है। जो पूरी होगी या नहीं, इसका पता बजट आने के बाद ही चलेगा। तमाम उथल पुथल और मंदी के दौर के बाद रियल एस्टेट सेक्टर की निगाहें आने वाले बजट पर जमी हुई है। डेवलपर्स चाहते हैं कि इस बार के बजट में रियल एस्टेट सेक्टर की वो सभी मांगे पूरी की जाए जिससे इस सेक्टर को मंदी से निजात मिल सके। अब देखना यह होगा कि अगले सप्ताह आने वाले बजट में वित्त मंत्री के पिटारे से रियल एस्टेट सेक्टर को क्या हाथ लगता है। कैमरामैन हरीश के साथ सौरभ साहनी, समाचार प्लस। और हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अरुण कुमार गुप्ता जी हैं जो कि प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा नवीन गोयल जी हैं, एमडी है। राधे कृष्णा गुप्ता साहब, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अरुण कुमार गुप्ता जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले बजट में भी हमने इस तरह की बहुत सारी उम्मीदें लगाई थी कि एक ऑक्सीजन मिलेगी इस सेक्टर को। उम्मीदें लगाना गलत भी नहीं था, जरूरत थी इस सेक्टर को। एक बार फिर बजट आ रहा है, आशाएं बहुत सारी हैं। आपको क्या लगता है कितनी पूरी हो पाएंगी? सरकार किस स्थिति में खड़ी है ताकि इस सेक्टर को ऑक्सीजन मिल सके? देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। पिछली बार कई अनाउंसमेंट्स हुई थी, लेकिन मोर देन एवर आई बिलीव मोदी सरकार अब अपने दूसरे साल में एंटर कर रही है। पहले साल टिपिकली टाइम दिया जाता है और इस समय पूरे मार्केट की एक्सपेक्टेशन बहुत है। ये एक ऐसा टाइम है जब उन्हें सरकार को इनिशिएटिव ग्रैब करना चाहिए और पूरी इंडस्ट्री मार्केट की तरफ देख रही है, सरकार की तरफ देख रही है, बजट की तरफ देख रही है। तो इस बार उम्मीद तो है कि सरकार कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्टेप जरूर लेगी और ऑन ग्राउंड लाएंगी। अनाउंसमेंट्स कई हो चुकी हैं और उन्हें अब धरती पर लाना बहुत जरूरी है, वरना ये इंडस्ट्री जिस तरह की मार झेल रही है 2 साल से, वो अगर थोड़ा और एक्सटेंड हो गया तो दिक्कतें सबकी काफी बढ़ेगी। कॉन्फिडेंस सरकार में और ओवरऑल इकोनॉमी में काफी टूट जाएगा। ठीक है, बिल्कुल है, सरकार की तरफ से स्टेप लेने चाहिए। नवीन जी, कौन से ऐसे स्टेप हो सकते हैं जो इस वक्त बहुत जरूरी है इस सेक्टर को मजबूती देने के लिए, जिससे कम से कम जो मंदी का दौर है वो खत्म हो सके? ऐसे में प्रायोरिटी के हिसाब से सरकार को क्या ऐसे अहम स्टेप लेने चाहिए? आज की डेट में मकान लेना आदमी के लिए बड़ा मुश्किल सपना हो गया। उसके बाद मकान लेने के बाद उसको जैसे ही मकान लेता है, बुक करता है, सर्विस टैक्स देना पड़ता है। सर्विस टैक्स मिनिमम 3.09 बेसिक पे, बाकी 12.36 है। 12.36 जो सर्विस टैक्स है वो उसकी सर्विसेज पे है, जो अदर चार्जेस हैं। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आदमी अपना मकान अगर देना चाहते हैं तो कम से कम यहां से सर्विस टैक्स को मिनिमाइज कर दे, 1% कर दे या रिमूव कर दे। प्लस वेट, वैल्यू एडिड टैक्स भी क्लाइंट से ही चार्ज होता है, ये बिल्डर उसकी कॉस्टिंग में इंक्लूड कर देता है।
वैल्यूडेड टैक्स की पे भी सरकार को सोचना चाहिए कि रियल एस्टेट में मंदी को देखते हुए कम से कम जब तक मंदी है और लोगों को अपना घर देने का सपना है तब तक उस पर भी रिवाइज करे वो। एक और सबसे बड़ा इश्यू है जो आप लोगों ने दिखाया इसमें कि रेगुलेटरी, यानी आज की डेट में हम लोग जो सीमेंट स्टील जो मेजर पार्ट होता है उसके अंदर वेरिएशन ऑफ रेट बहुत है। आज आप देखिए कि गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तेल पे कंट्रोल है लेकिन स्टील पे कंट्रोल नहीं है, पेट्रोल पे कंट्रोल है, गैस पे कंट्रोल है, स्टील पे कंट्रोल नहीं है, सीमेंट पे कंट्रोल नहीं है। और कंट्रोल भी इतना नहीं है कि वो 20, 30, 40% तक इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, वो सारी कॉस्ट हमारे जो एंड यूजर है, जो हमारे इन्वेस्टर, उसके पास जाएगी। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ये करे कि जो उसके हाथ में है, प्लस आरबीआई से कम 35 से 40 लाख तक के घरों के लिए जो कि मेट्रो सिटीज के अंदर है, वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम 5 ईयर के लिए सब्सिडाइज कर दे। ठीक है, तो उनको ईएमआई में फायदा होगा, कॉस्टिंग में फायदा होगा, टैक्सेशन में फायदा होगा और जो उनका सपना है वो पूरा हो सके। ठीक है। अरुण जी, बहुत सारे लोग ये समझना चाहते हैं, लंबे समय से मांग है इंडस्ट्री का दर्जा मिले इस सेक्टर को, ये भी मांग है कि क्यों नहीं सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की व्यवस्था की जाती है। इसमें क्या दिक्कत आ रही है जब ये जानते हुए कि हमें 2022 तक हर एक को घर देना है, 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं जिन्हें घर की दरकार है, ये जानते हुए फिर दिक्कत क्यों है सरकार के स्तर पर? मेरे ख्याल से अब वो टाइम आ गया है जब सरकार को ये स्टेप उठाना ही चाहिए और इसे सेक्टर को एक इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए। जैसा रिपोर्ट में भी देखा, और उससे बेसिकली एक कॉस्टिंग जो है ओवरऑल रिड्यूस होती है, बैंक ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जो फंडिंग है वो फंडिंग डेवलपर्स को सस्ती मिल जाती है। तो इस पे सरकार कई बार से अपना विचार नहीं बना पाई है कंटिन्यूअस बेसिस पे। सेक्टर ग्रो हो गया है, मैच्योरिटी ज्यादा आ गई है और इस समय बिल्कुल एक राइट टाइम है जब इंडस्ट्री का स्टेटस आना ही चाहिए और काफी हम होपफुल है कि वो अब मिलेगा। चलिए, उम्मीद है, लेकिन पिछली बार भी हमने ये उम्मीद की थी और मंदी का दौर देखिए उसका असर कितना लंबे समय तक है। नबी जी, ब्याज दरों में कटौती, एक जो भरोसा है बायर्स कम से कम आए इस सेक्टर की तरफ, मंदी से हमें निजात मिले, वो भरोसा कायम करने के लिए 6 से 7% आपको रेट रखना पड़ेगा, जो हमने 2005 और उससे पहले देखा था। तो ये स्थिति क्यों नहीं, सरकार इस तरफ स्टेप क्यों नहीं ले पा रही कि कम से कम ब्याज दर में तो कटौती हो, लोग तो आए? अभी दूरी बहुत बढ़ गई, इन्वेंट्री आपने देखी एनसीआर में कितनी है। देखिए, मेरा ये कहना है कि ब्याज दर में अगर सरकार सोचती है कि परमानेंट कटौती नहीं कर सकती है जी, तो आदमी जब घर बुक करता है 3 से 4 साल में पोजीशन मिलता है, तो कम से कम 3 से 4 साल तक के लिए भी अगर ब्याज दर में कटौती करती है तो उसकी ईएमआई में उसको रिबेट मिलेगी। और वो जो किराए पे रह रहा है या जिसके की परमानेंट कटौती नहीं कर सकती है जी, तो आदमी जब घर बुक करता है 3 से 4 साल में पोजीशन मिलता है, तो कम से कम 3 से 4 साल तक के लिए भी अगर ब्याज दर में कटौती करती है तो उसकी ईएमआई में उसको रिबेट मिलेगी। और वो जो किराए पे रह रहा है या जिसके पास इतनी इनकम के साधन नहीं है, किराए के साथ साथ वो ईएमआई भी दे रहा है, तो उसको उसमें रिबेट मिलेगी। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले करना चाहिए कि 5 साल के लिए सब्सिडाइज एक 40 लाख तक 50 लाख तक जो भी कॉस्ट वो डिसाइड करना चाहे, मेट्रो सिटीज के लिए अलग और छोटी सिटीज के लिए अलग, वो करना गवर्नमेंट के लिए जरूरी है, तभी ये क्षेत्र की स्थिति सुधर सकती है। सबसे बड़ी बात है अरुण जी, जब हमने पिछली बार देखा था बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी घोषणाएं कर दी गई थी, लेकिन जमीनी हकीकत पर हमने देखा कि असर नहीं हुआ 6, 7, 8 महीनों में। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। इस बार भी अगर इस तरह की घोषणा होती है और यही रफ्तार रहती है घोषणाओं को अमल में लाने की, तो फिर दिक्कत तो बनी रहेगी। अरुण कुमार जी, इस समय जैसे मैंने पहले भी कहा, अब ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम है। आई थिंक चीजें ओवर स्ट्रेच हो चुकी हैं, अनाउंसमेंट्स और स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट काफी देख चुके हैं। अब टाइम वो आ गया है जब ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज देखना चाहते हैं, अब और वेट नहीं कर सकते। तो कहीं पे जो ओवरऑल सिनेरियो है, मेरे ख्याल से इस समय इसीलिए उम्मीद भी ज्यादा बढ़ी हुई है। एक तो पहले मंदी की मार है, जो इन्वेंट्रीज हैं मार्केट में वो काफी ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, ओवरहैंग काफी ज्यादा है। तो बिकॉज हर तरह से, और सरकार अब एक मैच्योर हो रही है, 1 साल ऑलमोस्ट पूरा करने पे आई है, तो देखेंगे एक्टिविटीज। मैच्योर होने में इतना वक्त तो नहीं लगता है, कोई डिसीजन लेने में, घोषणाओं को अमल में लाने में इतना वक्त तो नहीं लगता। फिर हम वही खड़े हैं, फिर घोषणाएं हो जाएंगी, अमल में नहीं आ पाएगा। तो फिर क्या ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कम से कम एक भरोसा इस इंडस्ट्री को, रियल एस्टेट सेक्टर को मिल सके? देखिए, 3-4 चीजें हैं दोनों। एक तो डेवलपर साइड जो है वहां पे कॉन्फिडेंस चाहिए और एक बायर साइड पे कॉन्फिडेंस चाहिए। डेवलपर साइड में तो सबसे पहले गवर्नमेंट अच्छा करेगी अगर इंडस्ट्री स्टेटस इसको सेक्टर को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट ने रीट्स ऑलरेडी अनाउंस कर रखे हैं, अब उस रीट्स पे हम देखना चाहते हैं कि ग्राउंड जमीनी लेवल पे अमल हो, क्योंकि रीट्स अगर बन जाते हैं तो जल्दी आप
आप देखेंगे कि एक नया फंडिंग का पूरा सेक्टर क्रिएट हो जाता है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, और उसमें कॉमन इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर पाएगा। ब्लैक मनी का जो यूज कहते हैं अलग होता है, वो भी एक यूटिलाइजेशन जो है वो कम होगा। चलिए, तो बिल्कुल जो आप उम्मीद जता रहे हैं, आशाएं हैं आपके दिल में, कम से कम सेक्टर को मंदी से उबारा जा सके। नवीन जी जो कह रहे हैं, हम भी ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं, और सिर्फ घोषणाएं ना हो, उसको हकीकत में अमल लाने के लिए कम से कम एक भरोसा इस सेक्टर को पैदा करने की जरूरत है सरकार की तरफ से। आप दोनों लोग हमारे साथ लगातार बड़े हुए, एक तस्वीर हमने देखी कि बजट में किस तरह की उम्मीदें हैं। वैसे रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी की सबसे बड़ी जो वजह मानी जाती है वो होम बायर्स का मार्केट से दूर रहना, और ऐसे में समाचार प्लस ने होम बायर से बात करिए, जानने की कोशिश किया कि हर होम बायर्स को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं और क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से बायर्स नहीं नजदीकी बना पा रहे इस सेक्टर से। बात अगर बजट और रियल एस्टेट की हो तो होम बायर्स बजट से क्या चाहते हैं, इस पर भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आखिर में घर खरीदना होम बायर्स को ही है। ऐसे में समाचार प्लस ने होम बायर्स से भी बात कर ये जानने की कोशिश की कि वो इस बजट से क्या उम्मीद रखते हैं। मोदी जी ने बोला है कि भाई आम आदमी का बजट होना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट का बजट नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्रीज को भी आप सर्वाइव करना है, उसी से एम्प्लॉयमेंट हमें मिलेगा, बट ऐसा ना हो कि वो आम आदमी की कॉस्ट पे हो। होम बायर्स चाहते हैं कि सरकार बैंकों पर नजर बनाकर रखे, क्योंकि रिजर्व बैंक रेट कट अनाउंस तो करता है, लेकिन कुछ बैंकों को छोड़कर अधिकतर बैंक उसे लागू करने से कतराते हैं। साथ ही रियल एस्टेट पर नजर भी रखी जाए, ताकि बायर्स को घर के लिए परेशान होना ना पड़े और इस सेक्टर में फैले नेगेटिव सेंटिमेंट्स पर रोक लगे। साथ ही टैक्स पर भी सरकार छूट दे। मोदी जी को ये देखना चाहिए कि जब भी ये आरबीआई अनाउंस करता है रेट कट, तो बैंक उसको फॉलो करें, जो कि नहीं हो रहा है। प्रिंसिपल 2 या 3 गवर्नमेंट बैंक्स करते हैं, बाकी नहीं करते, तो एक पॉलिसी इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। सेकेंडली जो चीज है, जहां तक बात रही जैसे घर की है, हमारे इस केस में कुछ भी, तो मोदी जी को उसमें देखना चाहिए कि एक प्रॉपर कोई लॉ बने रियल एस्टेट के लिए जो गवर्न करे, ताकि हम लोगों को आसानी हो, हम लोग को इधर से उधर ना भागना पड़े। हम लोग सरकार से रखते हैं कि जैसे अभी इन्होंने फ्लैट्स अभी टैक्स लगा दिया है 2%, एटलीस्ट वो जब हम मोदी जी बोल रहे हैं सबको घर सब मिलना चाहिए, तो कम से कम ये टैक्स तो हटाएं, जिससे हम लोगों को बेनिफिट हो, जो लोग कॉमन लोग हैं जिनको सस्ते रेट पे घर मिल जाए। बात अगर महिलाओं की जाए तो महिलाएं भी इस सेक्टर में अपनी बराबर की भागीदारी बनाना चाहती हैं, क्योंकि आखिरकार घर का बजट भी तो महिलाओं के हाथों में ही होता है। महिलाओं की भी जो भागीदारी, उनको जो 0% है रजिस्ट्रेशन चार्ज, वो उसमें उनको भी भागीदारी मिलनी चाहिए, और महिलाओं के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या महिलाएं झेलती हैं, सब उनको ही देखना पड़ता है, घर का बाहर का बजट, तो जो भी रोजमर्रा की चीजें हैं वो चीजें हैं, उसमें उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। ऐसे में अब सबकी निगाहें होंगी आने वाले बजट पर। देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार बजट में रियल एस्टेट सेक्टर और होम बायर्स का कितना ख्याल रखती है। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, समाचार प्लस। नवीन गोयल जी, सबसे बड़ी बात है कि बायर्स का भरोसा जीत सके ये सेक्टर। हमने देखा कि हाल के दिनों में लैंड डिस्प्यूट हमने देखा, ब्याज दरों में कटौती उस तरह की नहीं आ पाई। हमने देखा पोजीशन में किस तरह से देरी रही। हमने ये भी देखा कि कई बिल्डरों की मनमानी, दादागिरी बहुत दिखी। ये भरोसे से दूर ले जाता है बायर्स को। आप कितनी भी घोषणाएं कर दीजिए, लेकिन इस भरोसे को कायम रखने के लिए क्या स्टेप इस वक्त जरूरी है? क्योंकि सवाल घोषणाओं तक नहीं है, सरकार के स्तर तक नहीं है, बायर्स कम से कम पहुंचे, मकान खरीदे, उसकी ये सबसे बड़ी वजह है। क्या आपको लगता है कि इस भरोसे को बनाने के लिए कई ऐसे स्टेप हो सकते हैं जो इस वक्त सरकार ले सकती? एनसीआर में खासतौर से नोएडा या ग्रेटर नोएडा में जो डिले पोजीशन हो रहा है, उसके पीछे तो किसानों की समस्या आप जानते हैं, ठीक है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित है। दूसरा रहा, हर इंडस्ट्री में कुछ 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो इस इंडस्ट्री के लायक नहीं होते हैं, ठीक है। उनकी वजह से हम पूरी इंडस्ट्री को नहीं कह सकते कि ऐसा है। वो 1-2 लोग आते भी रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम रोक भी पाएंगे, ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट, शासन, सब लोग हैं। भरोसे के लिए ये है कि ये इंडस्ट्री भरोसे पे ही चल रही है। आदमी अपनी गाड़ी कमाई, अपनी पूरी मेहनत लगा के एक मकान लेता है, मकान मिलता है। बहुत अपवाद होते हैं, अगर आप देखें 100 लोग होंगे तो एक तो अपवाद होंगे, बाकी सभी लोगों को आशियाना मिला है। शहर बसते जा रहे हैं, कॉलोनियां बसती जा रही है, लोग रहते जा रहे हैं, तो भरोसे की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अथॉरिटी की भूमिका को आपने छोड़ दिया। अथॉरिटी की भूमिका काफी हद तक बहुत अच्छी है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, जहां ग्रामीण लैंड पे लोगों ने बनाया, उन्हें ध्वस्त किया गया, अतिक्रमण की कार्रवाई करते हैं वो लोग, अथॉरिटी मॉनिटरिंग करती है, अथॉरिटी
चेक करती है अथॉरिटी के, अगर आप देखें मैप सैंक्शन से लेके या कंप्लीशन से लेके हर चीज को प्रॉपर करती है। अभी एनजीटी ने जब ऑब्जेक्शन उठाया तो अथॉरिटी ने रजिस्ट्री सबकी रोक दी। अथॉरिटी का पूरा कंट्रोल है, ठीक है, अथॉरिटी कंट्रोल में कोई नहीं है। ठीक है, अरुण जी आपको क्या लगता है ये भरोसा कैसे और मजबूत हो सकता है? क्योंकि हमने देखा है कि जो गैप है, जो बायर्स हैं, जो परेशान हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनकी इनकम का जो गैप है और जो इस वक्त कॉस्ट है फ्लैट्स की, उस गैप को कैसे भर सकते हैं? तभी शायद ये भरोसा और नजदीक आएगा। जी, दोनों बातें हैं। एक तो जो इनकम का गैप है वो, और दूसरा जो अभी पॉइंट उठा कॉन्फिडेंस की बात का, उस कॉन्फिडेंस की बात वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बायर का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा हिला हुआ है। कई रीजंस ऐसे होते हैं, जैसे गोयल साहब ने कहा कि किसानों का विवाद था जिसके कारण डिलेज हुए हैं, बट कहीं पे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की भी जरूरत है। हम कंटिन्यूअसली बात सुन रहे हैं उसकी, और वो मार्केट काफी दिनों से एक्सपेक्ट कर रहा है। मुझे लग रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में कहीं ना कहीं, और उम्मीद है कि हम रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक प्रारूप देखेंगे जो कि सारे पक्षों का इंटरेस्ट एक ध्यान में रखेगी और कहीं ना कहीं एक कॉमनैलिटी लाएगी सिस्टम्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करते हैं कॉस्टिंग की, जो बेसिकली अफोर्डेबिलिटी है, एक तो ये है कि जैसे अब कुछ चीजें हैं कि ओवरऑल जो कॉस्टिंग आती है वो एक बायर के लिए सारा टैक्स उसी पे जा रहा है। आपका सर्विस टैक्स हो गया, वैट हो गया, उसके बाद कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया। ये कहीं ना कहीं सर्विस टैक्स एक ऐसी चीज है जिससे इंडस्ट्री की एक बड़ी आउटस्टैंडिंग डिमांड है कि सर्विस टैक्स आप रिड्यूस करें। उसके बाद अगर हम इंटरेस्ट पे आते हैं, जैसे जो बेसिकली आपको टैक्सेशन से का रिलीफ मिलता है, 1.5 लाख रुपए के करीब का आपको जो इंटरेस्ट है अगर आप होम लोन लेते हैं उसमें मिलता है। आई थिंक ये काफी पुराने टाइम का एक अमाउंट चली आ रही है। ओवरऑल आप देखें तो कॉस्ट ऑफ फ्लैट्स काफी बढ़ गई है, जमीन की, सीमेंट की, स्टील की, सबकी। ये अमाउंट एक सब्सटेंशियल रूप में बढ़नी चाहिए जिससे लोगों को फिर से एक इम्पेटस मिले, एक बूस्टर मिले, वो रियल एस्टेट को फिर एक वो देखें जहां पे वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें एडवांटेज हो। समय की कमी है, एक एक सवाल ले लेते हैं। नवीन जी, आपकी नजर में तीन ऐसे क्या पॉइंट्स हो सकते हैं इस बजट में जो सरकार को ध्यान देना होगा ताकि इस इंडस्ट्री को फायदा मिल सके? 3 ऐसे पॉइंट। पहला, सर्विस टैक्स और वैट जी, इसको रिड्यूस करना, ठीक है। दूसरा, स्टील सीमेंट की कॉस्टिंग जो उसके अंदर वेरिएशन है उसको कंट्रोल करना। तीसरा, जो 5 साल के लिए सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट को लाना, कॉस्ट कम हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी और ईएमआई कम हो जाएगी। अरुण कुमार जी, आपकी नजर में 3 ऐसे कौन से बिंदु जो सरकार को प्राथमिकता के तौर पर लेना होगा इस इंडस्ट्री सेक्टर के लिए? बिल्कुल, इंडस्ट्री का एक दर्जा दें इस सेक्टर को। नंबर 1, आप एक बायर के लिए कुछ कॉस्टिंग रिड्यूस करें। वो कई तरीके से करी जा सकती है, सर्विस टैक्स की बात हमने करी और भी बात करी, और तो ये प्राइमरली एक ऐसी चीज है कि कॉस्टिंग साइड पे कम करें, कॉन्फिडेंस ज्यादा दें, और डेवलपर्स को भी एक कॉन्फिडेंस और कंफर्ट दे कि वो अपनी एक फंडिंग यूज करके और ज्यादा से ज्यादा इस देश के विकास में सहयोग करें। जी, ये ऐसे बिंदु हैं जिन पर सरकार ध्यान देगी। उम्मीद करते हैं कि आपने जो पॉइंट्स रखे हैं सरकार ध्यान देगी और बजट में ये सारे पॉइंट्स हो से जिसकी वजह से इस सेक्टर को ऑक्सीजन मिल सके, बायर्स का भरोसा मजबूत हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण कुमार गुप्ता जी, हमारे साथ लगातार बने रहे। नवीन गोयल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही।